बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर्स, जिनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ये यूजुअली फिट्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना फिट हो सकते हैं, एक सिंपल टेबल के ऊपर आ सकते हैं। यूजुअली ये एक ही कंप्यूटर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि इसमें हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो है ना केसिंग मौजूद होती है, एक हमारे पास इसका मॉनिटर मौजूद होता है, एलईडी स्क्रीन वगैरह इसके साथ मौजूद होती है, और सिंपल इसके साथ कुछ इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस अटैच होते हैं। इसकी कीमत कुछ डॉलर से लेकर $1000 तक हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है वो हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस की होती है। नॉर्मली ये जो है ना फिट्स ऑन योर लैप और इन योर हैंड्स। यूजुअली इनकी जो कीमत होती है वो $100 से लेकर सेवरल $1000 तक हो सकती है। इसके अलावा गेम कंसोल्स की बात हम करेंगे। ये स्मॉल बॉक्स की शक्ल में मौजूद होते हैं या हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, और ये जस्ट फॉर गेमिंग पर्पसेस यूज हो सकते हैं। इनकी प्राइसेस भी सेवरल $100 से लेकर अनवर्ड हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी। इसके बाद बारी आ जाती है सर्वर्स की। ये कुछ ख़ास कंप्यूटर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि बाकी डिवाइसेस या बाकी नेटवर्क जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, या अदर पर्पसेस के लिए, जैसा कि बहुत सारे बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनके कम्बिनेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, या इस तरह के बाकी पर्पसेस के लिए वेब वगैरह को कंट्रोल करना, या बाकी पर्पसेस कुछ इस तरह के उनके लिए यूज़ हो सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है वो हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नॉर्मली साइज में बहुत बड़े होते हैं, इंतहाई स्पीडी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद कैटेगरी हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, और नॉर्मली जो है ना प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो दो कैटेगरीज है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स, ये ऑलमोस्ट एक कमरे से ज़्यादा साइज के होते हैं। मतलब एक पूरी बिल्डिंग के अंदर ये आ सकते हैं, और इनका जो पर्पज़ है, यूटिलाइजेशन है इनकी, फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम के लिए यूज़ होते हैं, साइंटिफिक लैब्स के लिए यूज़ होते हैं, एयरपोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, या इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उनके जो सब ऑर्गेनाइजेशन या सब ब्रांचेस होती हैं, उनकी वर्किंग और फंक्शनैलिटी के लिए ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स की। एम्बेडेड कंप्यूटर्स को लास्ट लेक्चर में भी हमने एम्बेडेड सिस्टम के नाम से याद किया था। ये बेसिकली कंप्लीट एक पैकेज होता है, और स्पेसिफिक हार्डवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो कि एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ये उनके कम्बिनेशंस होते हैं। ये कम से कम प्राइस में भी अवेलेबल हैं और मैक्सिमम प्राइस में भी अवेलेबल हैं। ये एक ख़ास किस्म का मिनिएचर होता है। मिनिएचर यानी, जैसा कि हम बात कर चुके कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन होते हैं, और ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो जस्ट एक दूसरे के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, या सिम्बियन सिंपल मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, कि जिनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं। इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो जस्ट एक दूसरे के लिए ही होती है। या इसी तरह से हम माइक्रोवेव ओवंस की बात करते हैं, या ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स की बात करते हैं, या मुख्तलिफ गाड़ियों की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये दर हकीकत एम्बेडेड कंप्यूटर हैं। सेकंड स्लाइड में हम बात करेंगे कंप्यूटर के एडवांटेजेस के ऊपर। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस सेंस में है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें जो पहला एडवांटेज है वो है हमारे पास स्पीड का। जब हम किसी भी किस्म के इंस्ट्रक्शंस या डेटा कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं और इसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो ये इंतहाई फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर इंतहाई फास्ट प्रोसेसिंग हमें करके देता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो, या इस तरह की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना करनी है, डेटा को किसी भी सतह पे ऑर्गेनाइज करना है, या हमने ऑडियो वीडियो मिक्सिंग करनी है, या किसी भी किस्म की डेटा की सॉर्टिंग करनी है, तो ये इंतहाई स्पीड के साथ ये काम करता है।
सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये रिलायबल है। रिलायबिलिटी मीन्स कि ये हमें किसी किस्म का धोखा नहीं देता, हम इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, किसी किस्म का फेलियर इसमें आकर नहीं होता। जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो हम उनको रिलायबल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो ये हमें रिलायबिलिटी के साथ एडिशन करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा, या इसी तरह से बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं तो ये अगले 1000 साल तक भी डेटा इसमें स्टोर रहेगा, माँ सिवाय इस कंडीशन के कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे या इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स के ज़रिए से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जल जाएं, तो वो एक अलग सिचुएशन है, वो रेयर केसेस हैं। अदरवाइज जानबूझकर कंप्यूटर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का एडवांटेज है वो हमारे पास है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल जो भी इनपुट आप इसको देंगे उसी के मुताबिक ये आपको आउटपुट या रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी जो भी चीज़ आप कंप्यूटर को दे रहे हैं उसी के मुताबिक वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डार्क पिक्चर दें और उसको वो ब्राइट शो कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तब पॉसिबल है जब आप इसके ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर दें, तो उसके बाद जो है ना ये आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसको 2+2 दिया तो यकीन जानिए कि 2+2 इज इक्वल टू 4 ही रिजल्ट्स जनरेट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज की जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करता है। इसके पास जो है ना डिफरेंट डेटा टाइप्स जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप्स इसके पास मौजूद होते हैं और डिफरेंट डेटा स्टोर करने के इसके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो ये टेराबाइट्स तक डेटा को स्टोर करवा सकता है, गीगाबाइट्स तक डेटा को स्टोर करवा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस कैपेसिटी के। जितनी कैपेसिटी का डिवाइस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ये डेटा को स्टोर कर सकता है और मैक्सिमम लाइफ टाइम तक ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो है कि कम्युनिकेशंस में हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं, आइदर बाय मींस ऑफ केबल्स, आइदर बाय मींस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, डिफरेंट नेटवर्क इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और ये सब काम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ज़रिए से होता है, चाहे वो मोडेम्स हैं, हब्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं या अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या कंप्यूटेशनल मशीन्स हैं। इनके ज़रिए से एक कंप्लीट साइकिल चलता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होती है। ये सब क्या है, एक साइकिल है प्रोसेसिंग का। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना हम डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए से दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने तक अपने डेटा, इंफॉर्मेशन या अपनी बातचीत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। एक एम्बेडेड सिस्टम दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम इसकी अगर डेफिनेशन प्रॉपरली कर लें तो एन एम्बेडेड सिस्टम इज प्रोग्राम्ड ऑन द हार्डवेयर चिप्स एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड और अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम द चिप। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रोम के लिए, कि रोम एक एम्बेडेड सिस्टम है और रोम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसका नाम बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ये प्रोग्राम किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जो चिप होती है उसके ऊपर प्रोग्राम किए जाते हैं और ये वहाँ से जुदा नहीं किए जा सकते, रिमूव नहीं किया जा सकता। अब अगर हम एम्बेडेड सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो हम इसमें सिर्फ दो चीज़ों को कंसिडर नहीं करते बल्कि एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हार्डवेयर है, फिर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स में जिस तीसरी चीज़ का मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं,
एक को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और दूसरे को हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन फिर सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो कैटेगरीज, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी ये दो सॉफ्टवेयर या तो एट अ टाइम मौजूद हो सकते हैं या कम से कम एक का होना ज़रूरी है। अगर कम से कम एक है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होगा। फिर इसमें हम कुछ ऐसे क्रिटिकल सिस्टम्स देख सकते हैं जिसमें हमारे पास RTOs होते हैं, जिनको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ये एनवायरनमेंट के अंदर से डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मौसमियात का कोई सिस्टम हो गया या इस तरह के बाकी कोई इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कि रिफाइनरीज वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में कुछ ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। या इसको हम सो सिंपल भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसलिए कहते हैं कि ये हार्डवेयर के स्पेसिफिक जो है ना उसकी कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं या हार्डवेयर को स्पेसिफिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं या अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उनके सुपरविजन के लिए। अब इसकी कैटेगरीज के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं या कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि 8 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं या 8 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं या 16 बाइट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गई, डिफरेंट उसके जो है ना वो टाइमर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए या इस तरह के बाकी डिवाइसेस हो गए, माइक्रोवेव ओवन हो गया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल ये भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो कि 32 बाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल DSPs यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग्स जो डिवाइसेस होते हैं, या रिस्क कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं जैसे कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं। ये भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए यूज़ हो सकते हैं या डिफरेंट अदर मशीन्स के लिए या छोटे छोटे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स। जैसा कि हम इसमें मदरबोर्ड्स या मेन बोर्ड्स की बात करते हैं जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर या कंप्यूटेशनल मशीन्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर उनके मेन बोर्ड्स मौजूद हैं या ख़ुद मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं, ये भी सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स की कैटेगरी है। या डिफरेंट LCDs और LEDs हमारे पास मौजूद होती हैं या अदर सम एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे पाम टॉप्स अवेलेबल हैं या बाकी इस तरह के कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। तो ये सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। स्लाइड नंबर 5 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो पहला फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू रन हार्डवेयर। पहला जो पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो ये होता है कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली हार्डवेयर की जो सर्किट्स हैं उनके साथ ये बातचीत करता है। दर हकीकत फ्रंट एंड पे जो कहानी है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रंट एंड पे यूज़र को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो वो एक स्क्रीन या डेस्कटॉप के तौर पर एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ये दर हकीकत एक इंटरफेस होता है। दर हकीकत बैक एंड पे जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद करनी है या सिस्टम सॉफ्टवेयर ने खुद करनी है और वो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करना ही है। सेकंड जो हम टास्क देखते हैं, इट प्लेज रोल लाइक अ मिडल मैन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि ये यूजर और हार्डवेयर मशीन या हार्डवेयर सर्किट्स के दरमियान एक इंटरफेस या मिडल मैन का किरदार अदा करता है, एक तर्जुमान का किरदार अदा करता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किट्स की जो ज़बान होती है वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी 0 और 1 के कम्बिनेशंस हैं और ये कम्बिनेशंस एक आम आदमी या एक यूज़र नहीं जानता। लिहाजा यूज़र की जो ज़ुबान है वो कुछ अलग है, मे बी इंग्लिश है, उर्दू है या व्हाट्सएवर जो भी लैंग्वेज है
वो कंप्यूटर के जो सर्किट्स हैं वो नहीं जानते, यूज़र उनकी ज़बान नहीं जानता, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर या मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती है, उसका किरदार ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स और स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली ऑन करता है, उसको स्टार्ट करता है, फंक्शनिंग कंडीशन में लेके आता है ताकि यूज़र फंक्शनिंग्स कर सके, उसके ऊपर वर्कआउट कर सके, वर्किंग परफॉर्म कर सके अपनी मर्जी की। तो ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है, कंप्यूटिंग सिस्टम को एक्टिव करता है, उसके जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या अदर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उन सबको एक्टिवेट करना, इंटीग्रेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फोर्थ पॉइंट पे कि इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस। फॉर एग्जांपल इंटरफेस दो किस्म के हो सकते हैं, एक को हम CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं और दूसरे को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये दर हकीकत दो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की। पुराने ज़माने में DOS यूज़ करते थे यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, या इसी तरह से बाकी हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, या इस तरह के अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। आज भी इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। उनके ज़रिए से हम डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए से फंक्शनिंग करते थे, वर्किंग करते थे। डायरेक्टली यूज़र को जो है ना नंबर ऑफ कमांड्स याद रखने पड़ते थे और हार्डवेयर को वो कमांड्स इनपुट करने पड़ते थे, फिर जाकर एग्जीक्यूशंस होती थी या फंक्शनिंग होती थी। तो पुराने ज़माने में हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस मौजूद होते थे। मोस्टली यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस के ज़रिए से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं ये बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं। एक को हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं और दूसरे को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक यहीं पे बातें हो सकती हैं वो ये हैं कि ये एक स्क्रीन या डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, एक मेन विंडो प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर डिफरेंट आइकन्स हो सकते हैं। उन आइकन्स के ज़रिए से जो कि स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं उनके ज़रिए से यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। प्रोग्राम्स के नाम लिखे होते हैं, कमांड्स के नाम लिखे होते हैं और वो कमांड्स जैसे ही यूज़र उनके ऊपर क्लिक या डबल क्लिक करता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं हार्डवेयर के पास। तो ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दो किस्म के इंटरफेसेस हो सकते हैं, या तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होगा या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। फिफ्थ पॉइंट पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन मौजूद है उसके मुताबिक इट एक्सचेंजेस द कंट्रोल बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान में कंट्रोल को एक्सचेंज भी करता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं या इस तरह का बाकी कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो दर हकीकत एक कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान। एंड तीसरी चीज़ जो होती है वो हार्डवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन जाती हैं और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुंतकिल होती हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब एग्जीक्यूट होने जा रहा है तब भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के ज़रिए से ही एग्जीक्यूट होना है। और ये कर्नल हम जानते हैं कि एक मेन प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दिल है या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक दिल है, और ये मौजूद होता है जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो। तो ये जो कर्नल है ये रैम के अंदर मौजूद रहता है। तो जितने भी कमांड्स आ रही होती हैं या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं यूज़र की तरफ से वो सारी की सारी पास ऑन हो रही होती हैं कर्नल के थ्रू। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं इनके दरमियान इंस्ट्रक्शंस को या कंट्रोल्स को एक्सचेंज किया जाना ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सचेंज करता है कंट्रोल्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान। सिक्स पॉइंट पे हमारे पास जो टास्क मौजूद है या फंक्शन मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसके मुताबिक इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस आर प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हम प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल भी कर सके और यूटिलाइज भी कर सके। सेवंथ पॉइंट पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन मौजूद है उसके मुताबिक इट मैनेजेस एंड हैंडल्स एरर्स। डिफरेंट एरर्स अगर हो रही होती हैं और डिफरेंट एरर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है जो कि यूज़र नहीं समझ पाता या यूज़र उनको नहीं देख सकता।
तो बैक एंड के ऊपर बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं जिनको मैनेज और हैंडलिंग ज़रूरी होती है। उन एरर्स को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। 8th पॉइंट पे हमारे पास मौजूद है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड हार्डवेयर। जितने भी इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस मौजूद हैं और उनके ऊपर जितने भी इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सब कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। 9th पॉइंट में हमारे पास मौजूद है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, न सिर्फ इंस्टॉलेशंस बल्कि उनकी जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। 10th पॉइंट पे, इट असाइंस डिफरेंट टास्क्स टू द सीपीयू। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही ऑन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही ऑन होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे ही ऑन हो जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन प्रोग्राम जो बेसिक फंक्शन है, इसका बेसिक जो प्रोग्राम है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये इसका दिल है, जिसका नाम है कर्नल। ये कर्नल रैम के अंदर मौजूद रहता है और जितने भी प्रोग्राम्स सीपीयू की तरफ फॉरवर्ड किए जाते हैं वो इस कर्नल के थ्रू ही किए जाते हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र की तरफ से आ रही होती हैं वो सारी की सारी सीपीयू की तरफ जाती हैं, लेकिन वो कर्नल ही उनको रेगुलेट कर रहा है और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है। लिहाजा जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी टास्क्स सीपीयू की तरफ जा रहे हैं, वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जा रहे हैं। लास्ट जो हमारे पास इसका फंक्शन है, इट कीप्स द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके पास एक ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके मुताबिक ये रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, कितने हार्डवेयर डिवाइसेस इसके साथ मौजूद हैं, कितने सॉफ्टवेयर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। अलगर्ज जितने भी रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम के मौजूद हैं, ये सब के सब एक रिकॉर्ड इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद होता है। इसके बाद टॉपिक हमारे पास है आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कौन कौन से इसके मेजर पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इसका जो मेजर पार्ट है वो है कंट्रोल प्रोग्राम्स। ये बेसिकली सुपरवाइजर्स होते हैं। इन कंट्रोल प्रोग्राम्स के ज़रिए से डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है। सो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इसकी देख लें, दीज आर द प्रोग्राम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which load different programs and data into RAM, either coming from hard disk or other input devices। ये कुछ खास किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ खास किस्म के थ्रेड्स होते हैं, कुछ खास किस्म के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ज़रिए से बाकी प्रोग्राम्स को या डेटा को रैम के अंदर लोड करवाया जाता है। ये डेटा या तो हार्ड डिस्क से आ रहा होता है, या डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस से आ रहा होता है, या फिर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस से आ रहा होता है। these programs make the schedule of data। डिफरेंट डेटा की जो शेड्यूलिंग्स होती हैं ये उनको बनाते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है कमांड प्रोग्राम्स। दीज आर बेसिकली द प्रोग्राम्स विच एक्सेप्ट, कैरी एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड्स गिवन बाय द यूजर्स। अब जो यूजर्स डिफरेंट कमांड्स देते हैं, चाहे वो हार्डवेयर रेलेवेंट हैं या सॉफ्टवेयर रेलेवेंट हैं, या डिफरेंट गेमिंग्स हो सकती हैं, या इस तरह की कोई बाकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी कमांड्स यूज़र की तरफ से आती हैं उनको एक्सेप्ट और कैरी करना और उनको एग्जीक्यूट करवाना इन प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी होती है। थर्ड जो है, जो आर्किटेक्चर में इसका जो मेजर पार्ट है वो है इंटरप्ट हैंडलर्स। इंटरप्ट हैंडलर्स बेसिकली खास किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बैक एंड पे जितनी भी एरर्स आ रही होती हैं, या किसी भी किस्म की प्रोग्राम्स की लोडिंग के अंदर एरर्स आ रही होती हैं, या इस तरह के हार्डवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई एरर्स आ रही होती हैं, ये उनको मैनेज करते हैं। स्लाइड नंबर 6 में भी फर्स्ट टू जो पॉइंट्स हैं या हेडलाइंस हैं, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर पार्ट्स के बारे में ही हैं। तो इसमें जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट है वो है इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर पोर्शन है। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मुराद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनके ज़रिए से जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। उनकी तरफ डेटा जो फ्लो हो रहा है, या इनपुट डिवाइसेस से डेटा फ्लो हो रहा है सिस्टम की तरफ, या सिस्टम से डेटा फ्लो हो रहा है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, तो इनको मैनेज करना आईओ कंट्रोल सिस्टम का काम है। यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम बेसिकली जितना भी डेटा फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है।
लास्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो सर्विस प्रोग्राम्स। सर्विस प्रोग्राम्स में हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक को हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं और दूसरे को हम लाइब्रेरी प्रोग्राम्स कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली वो प्रोग्राम होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की फाइल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि कॉपी करना, डिलीट करना, मर्ज करना, सॉर्टिंग करना, अपडेट करना। ये खास किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि या तो अदर सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं या डिफरेंट हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हम साउंड डिवाइसेस के एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंट साउंड डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर हो गया या इस तरह के बाकी माइक्रोफोन्स वगैरह हो गए, बाज़ औक़ात ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। तो इनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए हम डिफरेंट ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। ये ड्राइवर्स बेसिकली छोटे-छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि साउंड की क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं। इस तरह से बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें ग्राफिक्स के ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो स्क्रीन है वो ब्लर नज़र ना आए या उसकी क्वालिटी जो ग्राफिक्स हैं वो बेहतर हो जाए। तो इसके लिए हम ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं। गेम खेलने के लिए हम ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करते हैं और साथ में उसके साथ ग्राफिक्स के छोटे-छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स या ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें कैटेगरी है सर्विस प्रोग्राम्स में, वो हमारे पास लाइब्रेरी प्रोग्राम्स होते हैं। दीज मेंटेन फ्रीक्वेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स एंड देयर लोकेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी या एक लाइब्रेरी बना देते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली जो आप सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे होते हैं, ये उनकी एक लिस्ट आपको शॉर्ट और ब्रीफ वे में डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको बार बार वो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर ढूंढने ना पड़े। तो ये बेसिकली मेंटेन कर रहे होते हैं एक डायरेक्टरी को जिसमें आप फ्रीक्वेंटली जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आपको फौरी तौर पर दिखा देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम जो है ना उठाएंगे, वो ये है कि वेयर डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लिव्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रिजाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लिव करता है। तो इसका जवाब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है हार्ड डिस्क के ऊपर, लेकिन जैसे ही हार्डवेयर का जो मतलब पावर बटन है वो ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम के अंदर, और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर रहता है तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर ही रहना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रैम के अंदर लोड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली ऑन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज बायोस और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन अ माइक्रोचिप नोन एज रीड ओनली मेमोरी और रोम। अब कुछ ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिनको हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। तो उन एम्बेडेड सिस्टम्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं वो बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं उस स्पेसिफिक हार्डवेयर चिप के ऊपर ही। जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये इंस्टॉल्ड है एक छोटी सी चिप के ऊपर। उस चिप का नाम क्या है? रोम है। और बायोस का जो बेसिक फंक्शन हमने पढ़ा था वो ये था कि बायोस इज यूज्ड टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाना, हार्ड डिस्क से उसको उठाना और उसको रैम के अंदर लोड करना किसकी जिम्मेदारी है? बायोस की जिम्मेदारी है या फिर रोम की जिम्मेदारी है। तो जो रोम के काम थे वही बायोस के हैं, जो बायोस के काम है वही रोम के हैं, क्योंकि बायोस और रोम एक ही सिस्टम का नाम है और इसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाएगा। इसके बाद स्लाइड नंबर 7 में हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये एक प्रोग्राम एक वक्त में चला सकते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ही वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दिस सिस्टम्स रन ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इनको रन करते हैं। ओनली वन यूज़र कैन कंट्रोल द सिस्टम एट अ टाइम। एक ही वक्त में एक ही यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है या उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम विंडो की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मौजूद हैं या बाकी जो डिफरेंट विंडोज़ मौजूद हैं,
या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस की बात करते हैं, या मैकिन्टॉश सिस्टम्स की बात करते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हमारे पास मौजूद हैं। डॉस को IBM PC ने बनाया था। IBM एक कंपनी थी, उन्होंने अपने पीसीज के लिए या पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इसको बनाया था। देन माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड द PC डॉस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको PC डॉस की शक्ल में क्रिएट किया, एंड लेटर ऑन MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फिर MS डॉस के नाम से इसको लॉन्च किया। ये 1997-1998 से पहले की बातें हैं या उसी ज़माने की बातें हैं। देन हम बात करते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस कैन रन ऑन 8086 प्रोसेसर्स फैमिली। ये जो पुराने ज़माने में 8086 के प्रोसेसर्स हुआ करते थे, जिनकी असेंबली जो थी वो 8086 के बिहाफ पे थी। 8086 बेसिकली एक ख़ास किस्म का आर्किटेक्चर था, जिसके अंदर सर्किट्स एक ख़ास डेकोरेशन या एक ख़ास डिज़ाइन के साथ बनाए जाते थे। इनको, इनके जो प्रोसेसर्स थे, उन्हीं के नाम से इनको याद किया जाता है। यानी 8086 बेसिकली प्रोसेसर का एक मॉडल था या मॉड्यूल था, उसके ऊपर एक नंबर रखा गया था, और उन्हीं सिस्टम्स को या कंप्यूटर्स को भी 8086 कंप्यूटर्स ही कहा जाता था। देन हमारे पास बात हो रही है मैकिन्टॉश सिस्टम्स की। मैकिन्टॉश सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल ने जो अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस या पीसीज बनाए थे, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए थे, उनको मैकिन्टॉश सिस्टम के नाम से याद किया जाता है। मैकिन्टॉश बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का नाम भी है, और मैकिन्टॉश दर हकीकत एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है, जो कि एप्पल की कंपनी ने बनाया था। इट यूजेस मेन्यूज एंड कंट्रोल्स रादर देन द कमांड्स ऑफ डास। तो ये बेसिकली कमांड्स के ऊपर ऑपरेट नहीं करता, बल्कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तौर पर कुछ मेन्यूज़ और कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिनके बिहाफ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट हार्डवेयर्स को। सेकेंड जो कैटेगरी हमारे पास है वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वी नो दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स परफॉर्म मोर फंक्शंस एंड सच फंक्शंस आर मोर कम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये एक कमरे के साइज़ पे या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के साइज़ में मौजूद होते हैं, और इसके डिफरेंट यूनिट्स मौजूद होते हैं, और डिफरेंट इसके पार्ट्स मौजूद होते हैं, और हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ इंटीग्रेट भी कर रहा होता है। और लेकिन इस इंटीग्रेशन के बावजूद उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। तो उन अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल करना भी अलग-अलग तरीकों से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आल्सो दीज फंक्शंस रन एट द सेम टाइम, और ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं। सो वी नीड अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनके लिए हमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे that can run many programs concurrently, एक ही वक्त के ऊपर simultaneously ये ऑपरेट हो सकें। Nowadays multi users operating systems are adopted by micro computers as well। यहाँ पर अब सिर्फ ये नहीं है कि सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही जो है ना मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या मिनी कंप्यूटर्स हैं। इनके ऊपर भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि मल्टी यूज़र हैं। लेकिन प्रीवियसली जो मोस्ट ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो जस्ट मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किए जाते थे। आजकल के ज़माने में जैसे कि हम एग्जांपल लें, यूनिक्स है या लिनक्स है या ज़िनिक्स है, इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और ये मिनी कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं।